नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेक कुमार नेगी, जो निदेशक हैं फिनेटेक्स वेल्थ सर्विसेज के। विवेक के साथ हमारी बातचीत काफ़ी अरसे बाद हो रही है। हमारे शेयर मंथन चैनल पर पहले भी वो आ चुके हैं, लेकिन कई वर्षों के बाद उन्होंने अब समय निकाला है। तो बहुत-बहुत स्वागत है विवेक, और आशा करते हैं कि अब हम लोग जुड़े हैं तो फिर थोड़ा नियमित अंतराल पर हम लोग जुड़ते रहेंगे। कोई लंबा अंतराल अब फिर से नहीं होगा। अब जब जुड़े भी हैं तो क्या बढ़िया मौका है, मतलब बढ़िया मौका मैं जब कहूँगा तो बहुत सारे लोगों को इमरान खान की याद आ जाएगी कि जब वो रूस पे उतरे, रूस के हवाई अड्डे पे, और वहाँ पर उन्हें बताया गया कि युद्ध छिड़ गया है, तो उन्होंने कहा क्या एक्साइटिंग है। तो नहीं, मैं इमरान खान वाली श्रेणी में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अब चूँकि जब आपदा होती है, तो उसमें कई सारे अवसर निकलते भी हैं, और शेयर बाज़ार में ये बात बहुत ख़ास तौर पे सच है। तो अभी जो रूस-यूक्रेन युद्ध की आपदा है, उसको कैसे देखा जाए आज की तारीख में? एक निवेशक के नज़रिए से यदि आप देखें, ट्रेडर्स तो ख़ैर चढ़ते-गिरते किसी भी बाज़ार में अपने लिए मौके खोज सकते हैं और दोनों तरफ कट भी सकते हैं। वो जोखिम भी उठाते हैं वो, और हर मौके में अपने लिए कहीं न कहीं फ़ायदा खोज भी पाते हैं। लेकिन एक निवेशक के नज़रिए से देखें, तो अभी बाज़ार की अनिश्चितता ज़्यादा है, इसलिए उन्हें बाज़ार से दूर रहना चाहिए, या ऐसी ही अनिश्चितताओं के बीच में नए निवेश के ऐसे अवसर मिलते हैं जो कई वर्षों के बाद आने वाले अवसर होते हैं, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। उसी तरह का यह अवसर समझ करके उन्हें निवेश के बढ़िया अवसर या बढ़िया कैंडिडेट खोजने चाहिए इस समय। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो मुझे ये अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे आभार। जुड़ने का मौका मिला और मेरी उम्मीद है कि आपके जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी नॉलेज शेयरिंग हम यहाँ से कर पाएँगे। तो आज का जो मुद्दा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू इस समय बना हुआ है, रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो वॉर हो रही है, इसका बेस क्या है? ये शुरू कहाँ से हुआ और रशिया इतना एग्रेसिव क्यों है इसको लेकर? आप एक चीज़ समझिए कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट होता था 1990 से पहले। जब सोवियत संघ को कई हिस्सों में बाँटने की घोषणा की गई थी, तो यूक्रेन वाज़ द बिगेस्ट कंट्री जो उसमें से निकल कर बाहर गया। उसके बाद यूक्रेन ने काफ़ी अच्छी तरक्की की और इसको काफ़ी विकासशील देशों में नाम-शुमार है इसका। तेल के मामले में देखा जाए तो यूक्रेन को एक बड़ा कंट्री माना जाता है। आप ट्रेड के लिहाज से भी देखें तो यूरोप में एक काफ़ी बड़ा कंट्री यूक्रेन को माना जाता है। लेकिन जब से नाटो, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को उकसाना, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा बट काफ़ी हद तक ये सच्चाई है कि उकसाना शुरू किया है, तब से रशिया को अपनी सिक्योरिटी पर कंसर्न्स हो गए। तो ये काफ़ी समय से कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएस, यूरोपियन नेशंस और रशिया के बीच में यूक्रेन को लेकर खींचातानी चल रही थी और रशिया ने फाइनली ये स्टांस लिया कि हमें वॉर की तरफ जाना पड़ेगा और ये मामला कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बड़े वॉर का रूप ले सकता है। इसलिए उससे पहले ही हमें इस मामले को खत्म करना होगा। तो हमें लगता है कि डेफिनिटली ये एक वॉर है, बट इट विल बी शॉर्ट लिव्ड क्योंकि इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में कोई भी कंट्री वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ना चाहेगा। सबके अपने यहाँ पर आंतरिक मामलों में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। यूएस की आप बात कर लें तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक्स तैयार बैठे हैं वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है उस कंट्री में। तो यूएस की सिचुएशन खुद की ही काफ़ी खराब है इस समय अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो। यूरोपियन नेशंस भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक रिसेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी धीरे-धीरे उनके कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट दिखना शुरू हुआ है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस समय वार की सिचुएशन में जाया जाए और अपने कंट्री के लिए दोबारा से मुसीबतें बढ़ाई जाएँ। तो हमें लगता है कि ये वॉर जो होगा, ये शॉर्ट लिव्ड होगा, ये बहुत लंबा चलने वाला वॉर नहीं होगा और ये रशिया, यूक्रेन और ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी कॉन्टिनेंट्स पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या है और अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पर बनती हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वॉर में, वो होता है इन्फ्लेशन का। अक्रॉस द ग्लोब इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं।
मेटल्स की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, गोल्ड की कीमतें बढ़ गई हैं, बेसिक डेली नीड्स का जो सामान होता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन का खतरा डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि एक रिस्क रहेगा आने वाले समय में। ऑलरेडी इन्फ्लेशन वर्ल्ड मार्केट में देखें तो काफ़ी ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक पर प्रेशर भी बना हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। दूसरी चीज़ बात करें तो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यूरोपियन यूनियन ने और रशिया ने यूएस ने रशिया के ऊपर, वो डेफ़िनिटली एक कंसर्न है। स्पेशली रशिया की अगर बात करें तो रशिया का इंडेक्स आपने देखा होगा रिसेंटली 50% का करेक्शन इंट्राडे में उसमें देखने को मिला था। हालाँकि उसके बाद उसमें रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन डेफ़िनिटली ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के। जी, विवेक, तो प्रश्न यही है कि आज की तारीख में तमाम जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, वो बता रहे हैं कि भई ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। रूस को जो लक्ष्य हासिल करने हैं, कूटनीतिक, रणनीतिक, सैन्य लक्ष्य जो भी पाने हैं, उसे पाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं और ख़ास करके चूँकि नाटो देशों ने कह दिया कि भई हम अपनी फ़ौज तो उतारेंगे नहीं, तो फिर यूक्रेन बाहर से उन्हें हथियार मिलते रहे, जो भी मिलते रहे, लेकिन उनकी फ़ौज रूस के आगे कितने समय तक टिक पाएगी। तो रूस को जो भी करना है वहाँ पे मतलब सत्ता पलट करनी है, अपनी एक मनपसंद सरकार बिठानी है, जो भी आगे पुतिन साहब का इरादा होगा वो करेंगे। लेकिन वो लड़ाई जो है असल में फ़ौजों के बीच में, वो एक तरह से तो रुक जाएगी। लेकिन जिन बातों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक खींचने वाली हैं और एक तरीके से यह शीत युद्ध का आगाज़ है फिर से। तो जिस तरह का शीत युद्ध हमें 60 के दशक में, 70 के दशक में देखने को मिलता था, वह शीत युद्ध अब एक बार फिर से हो गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो तनातनी है रूस और नाटो देशों के बीच, अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी जो तमाम उसके साथ खड़े हुए देश हैं, नाटो के सदस्य देश हैं, वो खींचतान अब मतलब एक फ्लैश पॉइंट पे पहुंच गई है और साफ तौर पे यह दिख रहा है कि रूस ने तय कर लिया है कि हम अब इनकी धौंस में नहीं आएंगे, हमें जो करना है वो हम करेंगे और ये जो चाहे कर ले, हम जवाब देंगे। तो शीत युद्ध शुरू हो चुका है। रूस पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर आएगा ही आएगा और अगर वो बहुत ढीले-ढाले प्रतिबंध लगाएंगे, तो नाटो देशों की प्रतिष्ठा जो है, वो ऐसे ही फिर सवालों के घेरे में रहेगी। तो ये नाटो देशों के लिए कैच 22 सिचुएशन है। या तो वो खुद भी इसके आर्थिक परिणाम भुगतें, ऐसा नहीं है कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाएँगे तो उसके आर्थिक परिणाम उन्हें नहीं भुगतने पड़ेंगे। जैसे आप इन्फ्लेशन का ज़िक्र कर रहे हैं, तो वो एक वैश्विक इन्फ्लेशन होगा और उसमें अमेरिका को भी उतना ही सहना पड़ेगा, यूरोप को भी उतना ही सहना पड़ेगा और हम जो इस लड़ाई में कहीं नहीं है, हमें भी वो मार झेलनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। इस लंबे प्रोसेस में, इस लंबे पेन पीरियड में अगर आप आज मौका समझ करके कुछ खरीद लें और पता चले कि नहीं अब दुनिया भर के बाजार, हमारा भी बाजार साथ में एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में चला गया। शायद बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन हमेशा डरा-सहमा सा बाजार अगले कई महीनों तक या अगले साल, डेढ़ साल, 2 साल तक भी रह जाए। क्या ऐसी आशंका नहीं बनती? देखिए राजीव जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा यहाँ पर। आपकी आवाज़ बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हल्की हो गई। बात कर रहे हैं वो कंट्री स्पेसिफिक विवेक, आपकी अगर आवाज़ आप हल्की आ रही है। जी, विवेक, बताइए। आपकी भी आवाज थोड़ा कम आ रही है अभी। हाँ जी, अभी ठीक है सर? नहीं, आपकी आवाज़ पहले बड़ी अच्छी आ रही थी, अभी मेरे इस सवाल के बाद आपकी आवाज़ एकदम से दब गई है। तो मेरे सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं था। शुड वी रिकनेक्ट और कंटिन्यू? आपने हेडफ़ोन लगा रखा है या हेडफ़ोन तो दिख नहीं रहा? या तो हेडफ़ोन लगा लें आप, तो शायद आवाज़ बेहतर आ जाए। लेकिन इससे पहले भी आवाज़ ठीक आ रही थी आपकी।
जी सर, अभी आवाज क्लियर है? एक बार माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मूला अपना करके देखते हैं। जी बताइए। Should we disconnect and come back? एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर के वापस जुड़ जाएं तो शायद चीजें बेहतर हो जाएं। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मूला तो यही कहता है। Just चलिए, ये बड़ी अपने आप में तकनीकी समस्या जो है कभी कभी आ जाती है। हम लोग जिन साधनों के जरिए जुड़ते हैं, जिस नेटवर्क पर जुड़ते हैं और जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़ते हैं, जैसे अभी, तो उसका यह संकट हमेशा ही रहता है। अभी आगे हमें एक बढ़िया चार्ट दिखाने वाले हैं विवेक, तो हम उसका भी इंतजार करेंगे। और चलिए विवेक वापस जुड़े। जी विवेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस की वजह से आवाज बीच में। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मूला बिल्कुल काम कर गया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आप बताइए, जो मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन का चक्कर हो, जो अ, ऐसा हो सकता है कि रूस यूक्रेन में जो गुरिल्ला वॉर है उस तरह की सिचुएशन में फंस जाए, तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस भी खींच सकता है। ऐसी आशंका को हम एकदम दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि शेयर बाजार भी साल 2 साल तक एकदम दब जाए। राजीव जी, सबसे पहले तो देखिए मंशा क्या है रशिया की। रशिया कोई उस पर कब्जा नहीं करना चाहता है, उस पर किसी तरह की तबाही नहीं करना चाहता है। उनकी जो मंशा है, पॉलिटिकल कंट्रोल उनको चाहिए यूक्रेन का, जिससे कि जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूएस है, यूरोपियन यूनियन वगैरह है, उनका कंट्रोल यूक्रेन पर कम हो जाए। तो बेसिकली रशिया अपनी सिक्योरिटी पर काम कर रहा है। उनका इस तरह का कोई भी इरादा नहीं है कि इस वॉर को लंबा खींचा जाए, और बार-बार पुतिन के बयानों में हमने सुना भी है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते हैं, वो वहां पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। तो मैं मेरा जो नजरिया है देखने का कि ये वॉर ज्यादा से ज्यादा आपका अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा और हम दोबारा से शांति की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज, जो हम ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस काफी कंट्रीज ने रशिया पर लगा दिए हैं, लेकिन वो अगर रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो रशिया स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा। कंट्रीज लाइक इंडिया काफी हद तक वो इंसुलेटेड रहेंगे उससे। इनफैक्ट हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ हमारा ट्रेड काफी क्लोजली चलता आया है। पिछले काफी सालों में हमारे काफी अच्छे संबंध है रशिया से ट्रेड को लेकर। अब जो नेक्स्ट खतरा है वो है ग्लोबल स्लो डाउन का। स्लो डाउन की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां हर कंट्री ये प्रयास कर रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को हम मेंटेन रखें। उसके लिए चाहे हमें लिक्विडिटी पुश देना पड़े, चाहे हमें अपने यहाँ पर बिजनेस को लेकर काफी ईज करना पड़े। अगर आप देखें तो इस समय हर कंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, और वो चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहे आने वाले समय में भी। यहाँ पर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए, यूएस ने जब से अपना हाथ पीछे खींचा है यूक्रेन से, तो यूक्रेन इंडिया की तरफ देख रहा है कि वो इंटरमीडिएट करे इसके बीच में, और रशिया और उनके बीच में कुछ समझौता कराए। तो इंडिया इज कमिंग इनटू ए सुपर पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, वर्ल्ड में अगर आप जितनी भी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका ग्रोथ रेट देखते हैं, उनका जीडीपी रेट देखते हैं, तो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली वर्ल्ड का जो लिक्विड पैसा वो कहाँ जाएगा? वो इंडियन इकोनॉमी में ही आने वाला है। तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं, तो यूएसए की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो धीरे 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 बैक स्टेप होती जा रही है। और कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये कंट्रीज की पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है। तो एमर्जिंग कंट्रीज के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एफआईआईज का, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और डेवलप्ड कंट्रीज से पैसा निकल के वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ आएगा, जिससे हमारे मार्केट्स दोबारा से नई रैली की तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन एरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले 5 से 10 साल के अंदर हमें फिनोमिनल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब ये कि 1 लाख का सेंसेक्स, 2 लाख का सेंसेक्स, इस तरह के जितने अनुमान हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो अनुमान अपनी जगह पे टिके हुए हैं। राजीव जी, 1 लाख का टारगेट मैंने ही आपको दिया था, और ये हमारी बात हुई थी लास्ट इंटरव्यू में। मेरे ख्याल से उस समय सेंसेक्स 24-25 हजार पर चला करता था, और जब मैंने आपसे बात की थी कि 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा बाय द ईयर 2025,
विद टाइम मैंने डिफाइन किया था, वो टारगेट मेरा अभी भी इंटैक्ट है। और मैं ये मानता हूं कि 1 लाख का सेंसेक्स हम देख लेंगे। हो सकता है 2024 में इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से वो टारगेट 6 महीने या 1 साल आगे पीछे हो जाए, बट दैट टारगेट विल बी अचीव्ड। तो हमारा अभी भी सेंसेक्स पर जो टारगेट है वो 1 लाख का है इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। जी, इस बीच एक टिप्पणी आई है राहुल गुप्ता जी की, और वो कह रहे हैं कि क्या आगे त्रिध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखने को मिल सकती है। तो इसमें वो रूस, चीन और अमेरिका, ये 3 ध्रुव बता रहे हैं। इन सब के बीच भारत एक अलग ध्रुव के रूप में बन रहा है, तो एक चतुष्कोण भी बन सकता है ये। तो अगर ये त्रिकोण या चतुष्कोण बनता है तो वो तो फिर ठीक है, किसी एक की दादागिरी दुनिया में नहीं चलनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस त्रिकोण को भारत चौथा कोण दे रहा है, आज की तारीख से ही दे रहा है, और ये हमें स्पष्ट है। तो आप ध्रुव बने या न बने, लेकिन जो भी त्रिकोण बन रहा है उसका चौथा कोण आज की तारीख में भारत बन चुका है। हालांकि एक अटकलबाजी ये भी है कि आज की तारीख में रूस और चीन एक दूसरे से कितने अलग हैं या कितने भाई भाई फिर से बन चुके हैं, लेकिन दोनों की फितरत ऐसी है कि असल में दोनों किसी के भाई होते नहीं हैं। अमेरिका भी किसी का भाई नहीं होता है, और कूटनीति की एक ही चीज हर जगह लागू होती है कि कोई किसी का भाई होता नहीं है। सब अपना अपना फायदा देखते हैं, सब अपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए अपने सहयोगी जुटाते रहते हैं और दुश्मनों को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा विश्व कूटनीति में और कोई नियम चलता नहीं है। तो खैर। राजीव, जी, यहाँ पर मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा। जरूर, जरूर। देखिए, यूक्रेन का युद्ध हुआ है, ऐसे ही चाइना और ताइवान के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। थोड़ी तनातनी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी चल रही है, और थोड़ा अगर हम देखें तो यूएस मैक्सिको की भी कभी कभी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। तो जो छोटे छोटे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। और हो सकता है इनमें से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट वॉर में भी तब्दील हो जाए। तो हमें मार्केट में करेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि इस समय जो वर्ल्ड में सिचुएशन बनी हुई है, उसमें हो सकता है एक दो छोटे छोटे वॉर हमें और देखने को मिले, लेकिन किसी तरह का वर्ल्ड वॉर होगा या मल्टी कंट्री वॉर होगा, उस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई भी दूसरे के पंगे में टांग नहीं अड़ाना चाहता इस समय। और ये सबको क्लियर है कि अगर वो उस बड़े युद्ध की तरफ जाते हैं तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी उससे कोलैप्स हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक होगा। तो इसलिए छोटी छोटी वॉर्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन हम किसी बड़े वॉर की तरफ नहीं बढ़े। जी, लेकिन विवेक, ये फिर बाजार का नहीं, कूटनीति का प्रश्न है कि युद्ध जो होते हैं कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जानबूझ करके शुरू करते हैं। वो परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाती हैं कि फिर उन पर किसी का नियंत्रण रह नहीं जाता। ये मतलब अगर ईगो की लड़ाई छिड़ जाए तो उसमें हर व्यक्ति अपने आप को एक कदम आगे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। और ये सारे युद्ध जो है, एक तरीके से आप समझिए कि बारूद के बीच में आप बैठे हुए हैं, कहाँ कौन सी चिंगारी ऐसी भड़क जाए, आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ नियंत्रण में चल रहा है, हमने बारूदों का जो जखीरा बनाया है वो बहुत नियंत्रित है, हमने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, तो एक सीमा से आगे हम इसको नहीं भड़कने देंगे। लेकिन कोई भी महाशक्ति नहीं जानती कि कौन सी चिंगारी कब छिटक करके कहाँ किस बारूद के ढेर पे बैठ जाएगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर हम पहले से क्या आकलन करके बैठे हैं। ये सब चीजें किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस से बाहर की चीजें हैं। तो अ, हम सिर्फ ये आशा कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी राजीव जी, दिन हो देखिए, जाएगा तो उसका तो खैर देखिए, क्या पॉलिटिकल कहा जाए। एनालिस्ट, आप काफ़ी पॉलिटिकल लोगों से भी बातचीत करते रहते हैं, तो आपको उसका मेरे से बेहतर अंदाज़ा होगा। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह एमर्ज हो रही हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से उनकी इकोनॉमी को धक्का लगे, सेटबैक मिले। चाइना की आप सिचुएशन देख लीजिए, कोरोना वायरस को लेकर चाइना को काफ़ी सारे सेटबैक्स देखने को मिले हैं। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी चाइना के ऊपर लगाए गए हैं। यूएस और चाइना में जो ट्रेड होता था, उसमें काफ़ी डेफिसिट हमें देखने को मिला है। तो जितनी भी वर्ल्ड में इस समय इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरह से इकोनॉमिक लॉस उनका। तो मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनिटली हर कंट्री वॉर को अवॉइड करना चाहिए। जी, समझदारी यही है।
युद्ध से अंततः किसका फायदा होता है? किसी का नहीं। खैर, लेकिन ऐसे युद्ध छिड़ जाते हैं और यदि आप बाजारों का इतिहास देखें, तो इस तरह के जो भी संकट आए हैं, जो उस समय बहुत बड़े लगते हैं, और यदि आप अतीत में मुड़ कर के देखें, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा, किसी टाइम मशीन में बैठ कर के जाते, वहाँ पर कुछ पैसा लगा देते, तो वह आज क्या बात होती। तो ऐसी टाइम मशीन आपने बना रखी है क्या? राजीव जी, देखिए, मैं तो आपदा में अवसर खोजने वाला आदमी हूँ। और आप भी जानते हैं कि मैं कभी भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं जाता हूँ। मेरा जो ध्यान रहता है, मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मैं ऐसे अवसर चुनने की कोशिश करता हूँ जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर आप बेट कर सकें, और जहां पर वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो, और आपको अच्छे दामों पर वो कंपनीज मिल जाएं जो कंपनीज आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस समय होता क्या है, सिचुएशन फियर की बनी होती है, तो कोई भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता है। बट वो फियर की सिचुएशन ही आपको अवसर प्रदान करती है बार्गेन डील्स ढूंढने में। तो उसी तरह का एक छोटा सा मैंने कुछ तैयार किया है आज। तो उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन मैं चाहूंगा कि हम लोग करें, और निवेशकों को दिखाएं कि आने वाले समय में जो आज आपको सिचुएशन फियरफुल लग रही है, जो खराब लग रही है, वो आपको अवसर लगेगी। तो ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई थी, वो अराउंड 1990 से शुरू हुई थी, और 2000 में उसने स्पीड पकड़ा था। तो 1992 में सबसे पहला इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्कैम आया था, जिसको हम हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जानते हैं। अब हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे अगर आप देखें, तो सेंसेक्स ने 4500 का लेवल छुआ था, और वहां से 2000 के लेवल तक वो गिर गया था। और हर तरफ सिचुएशन ये बनी हुई थी कि स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना है, हमें हमारा पैसा जो है उसको कैश में रखना है या दूसरे अल्टरनेट सोर्सेज में रखना है। बट अगर आप देखते हैं, हर्षद मेहता स्कैम में जो फॉल हुआ था, वो अराउंड 92 से शुरू होकर 93 तक चला, और 93 में मार्केट ने दोबारा रिकवर करना शुरू किया, और विद इन 2 इयर्स उसने नए हाई छू दिए। तो अगर किसी ने यहां पर निवेश किया होता, तो उसका पैसा यहां पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी हो सकता था। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो मार्केट काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन के फेज में गया, और उसके बाद दो बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली एक साथ। एक तो केतन पारेख स्कैम हुआ था, विच वाज अराउंड 99-2000, और उसके बाद कारगिल वॉर छिड़ गया था इंडिया में 2001 में। तो हम काफी ही खराब समय से निकले थे, और Y2K की समस्या भी आ गई थी। तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि इंडिया इससे बहुत जल्दी निकल पाएगा। प्रोबेबली अगले 8 से 10 सालों के अंदर इंडिया को रीबिल्ड करने में लगेंगे। बट अगर आप यहाँ पर देखें, सो 2000 से लेके 2002 तक हमें एक मार्केट में काफी डिसेंट करेक्शन देखने को मिला। सेंसेक्स ने 6100 का लेवल छुआ, और वहां से करीब 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 हम 2500 के लेवल तक नीचे आ गए। लेकिन यहाँ पर 1-2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, अगर इस समय आपने एक्युमुलेट किया होता, अच्छे स्टॉक्स खरीदे होते, तो 2004 में हमने इस हाई को दोबारा से क्रॉस कर दिया था, सेंसेक्स 6000 का लेवल। और 2004 से लेकर 2007 तक हमने एक ड्रीम रन मार्केट के अंदर देखा था, जिसमें सेंसेक्स की वैल्यू 6000 से बढ़कर 21000 तक चली गई। तो दिस वाज ए ड्रीम रन। 3 साल के अंदर अगर 3 गुना कोई भी इंडेक्स हो रहा है, तो वहां पर निवेशकों को बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो जितना बड़ा स्कैम, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितना बड़ा प्रॉब्लम, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप देखें, तो 2000 से लेके 2003 तक इंडिया में बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ गई। कारगिल वॉर, केतन पारेख स्कैम, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, Y2K की प्रॉब्लम, उसके बाद जितने भी हमारे बिजनेसेस थे, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की तरफ बढ़ रहे थे, तो काफी बड़ा चेंज उनके लिए भी था। लेकिन उसके बाद जो ड्रीम रन हमने देखा है, वो ड्रीम रन प्रोबेबली दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम रन वी हैव एवर सीन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बट ड्रीम रन देखने के बाद फिर दोबारा से एक प्रॉब्लम आई, जिसको हम बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस या ग्लोबल रिसेशन की प्रॉब्लम, 2007 में। और इस क्रैश को लगभग सब लोग याद रखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स ने 21000 का लेवल छूने के बाद सीधा 8 से 10,000 के लेवल पर वो आ गया था, विच वॉज ऑलमोस्ट ए 50% फॉल फ्रॉम द हाइज। बट अगर आपने यहां पर भी निवेश किया होता, चलो मैं मानता हूं बॉटम आप पिक नहीं कर सकते हैं,
और मोस्टली इन्वेस्टर फियरफुल होते हैं। बट अगर आपने सेंसेक्स में 12,000 के लेवल पर, 14,000 के लेवल पर भी निवेश किया होता, उसके अगले 2-3 सालों में जिस तरह का एप्रिसिएशन आपको मिलता, जिस तरह का पैसा आप बना सकते थे, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो आपका स्कैम हो, हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। उसको अगर आप अवसर मान लेंगे, तो डेफिनिटली अगले 2, 4, 5 साल के अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे बार्गेन डील्स मिल जाते हैं। तो अगर हम 2007 की बात करें, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इसके बाद रिसेशन में चला गया था। बट अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें हम, तो हमें 2008 से 2011 के बीच में दोबारा से एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिला, जहां पर मार्केट दोबारा से आपकी 8,000 का लेवल सेंसेक्स छूने के बाद 18-20,000 के लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद फिर हमने एक डिसेंट करेक्शन देखा मार्केट में, बिकॉज इंडिया में उस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी, इलेक्शंस आ गए थे, और 2014 में हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली सेंटर में नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उसके बाद से दोबारा हमारा ग्रोथ का सिलसिला शुरू हो गया, और हमने सेंसेक्स पर 22,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद दोबारा से 30-31,000 के लेवल को छुआ। 30-31,000 का लेवल जैसे ही छुआ, दोबारा से वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम शुरू हुई, ग्लोबल स्लो डाउन का प्रेशर आना शुरू हो गया, गल्फ में काफी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले, क्रूड ऑयल से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले, और उस ग्लोबल स्लो डाउन में दोबारा से मार्केट में हमें एक करेक्शन देखने को मिला। बट ये करेक्शन उतना बड़ा नहीं था जितना हमें 2007 में या 2001 में देखने को मिला था। तो ये भी एक डिसेंट करेक्शन था, जहां पर सेंसेक्स ने 30,000 का लेवल छूने के बाद नीचे 22-22,500 के लेवल तक का करेक्शन दिखाया। ये वो टाइम था जब मैंने आपको राजीव जी सेंसेक्स पर 1 लाख का टारगेट दिया था, और इस समय हमारी आखिरी बातचीत हुई थी 2016-17 की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमने सेंसेक्स का 1 लाख का टारगेट दिया था, और बड़ा सिंपल लॉजिक था उसमें कि अगर इंडियन इकोनॉमी 7% के हिसाब से भी ग्रो करती है, तो आने वाले समय में हमारा सेंसेक्स 14 से 15% के हिसाब से ग्रो करेगा, और 14-15 का ग्रोथ रेट अगर आता है तो सेंसेक्स का टारगेट 1 लाख होना चाहिए बाय 2025। दैट व तो उसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन था, रिपोर्ट थी हमारे पास, और अभी भी वो टारगेट हमारे इंटैक्ट हैं, ऑल्दो वो टारगेट हम रिवाइज भी करने वाले हैं थोड़े समय में, तो वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर दीजिए। तो ये ग्लोबल स्लो डाउन के बाद अगर हम देखें तो फिर आया 2019 के एंड में कोरोना वायरस। सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं, और उसमें भी मार्केट में हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा, जहां सेंसेक्स ने 42,000 का लेवल छूने के बाद सीधा एक डिप लगाया था 25,000 के लेवल, विच वॉज अगेन ए वेरी डिसेंट करेक्शन, वेरी बिग करेक्शन। और दुनिया ये मान रही थी कि कोरोना वायरस की समस्या बहुत लंबी चलेगी, इसकी दवाई कब बनेगी, क्या होने वाला है, क्या वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया है, क्या वर्ल्ड में केमिकल वॉर छिड़ गया है, इस तरह के और भी बहुत सारे वायरस आएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी आशंकाएं बन जाती हैं। जो सिचुएशन होती है वो टोटली फियरफुल होती है। बट यहां पर भी अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया होता, तो नेक्स्ट आप 2020 से लेकर 2022 के बीच में बहुत अच्छा बुल रन हमने देखा है मार्केट के अंदर, और इस बुल रन में भी निवेशकों ने अपना पैसा कई गुना बढ़ाया है। तो हम हर प्रॉब्लम के अंदर अगर अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करेंगे, तो इन द लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जो इवेंट हमारे सामने है, वो है यूक्रेन रशिया वॉर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरीके से। हमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक लॉस नहीं होने वाला है। हमें 2-3 तरह के रिस्क है। हमें सबसे पहला जो रिस्क है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस का रिस्क है, इन्फ्लेशन का रिस्क है, और वर्ल्ड में आने वाले समय में हो सकता है इस तरह के 1-2 वॉर और हों जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये यूक्रेन रशिया वॉर डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला है, बट यस इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड इट विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खत्म हो गया है या मार्केट यहां से और नीचे नहीं आ सकता, बट आपको ये जज करना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है किसी भी लेवल पर। अगर आज आपको सेंसेक्स जो कि 62,000 के लेवल पर चल रहा था,
आज वो 54-53,000 के लेवल पर मिल जाता है या किसी वजह से 50,000 का लेवल भी आ जाता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा। तो इस तरह के मौकों पर आपको ये देखना है कि डाउन साइड का रिस्क काफी लिमिटेड हो जाता है, जबकि अप साइड का स्कोप आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी निवेशक हैं, अगर आज आप निवेश करते हैं, आपको ये नहीं देखना है कि सेंसेक्स नीचे कहां तक जाएगा। आप पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, आप अपना पैसों को 25% के 4 लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए और धीरे 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 पैसा मार्केट में डालिए। और जो मैंने टारगेट दिया है आपको सेंसेक्स का 1 लाख बाय 2025, या तो आप 2025 में अपना निवेश निकाल लीजिएगा, या फिर जिस दिन सेंसेक्स 1 लाख का टारगेट छू दे उस दिन आप अपना निवेश लिक्विडेट कर सकते हैं। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम आवर साइड। मैंने आपको 92 से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी दिखाई है कि हर तरह की प्रॉब्लम में से हम निकले हैं। हमने स्कैम्स देखे हैं, हमने ग्लोबल रिसेशन देखा है, हमने वॉर देखी है। कारगिल वॉर में तो इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो उसका इम्पैक्ट 2 से 3 साल तक स्टॉक मार्केट के ऊपर रहा। लेकिन उसके बाद जो हमने रैली देखी, वो भी रैली भी बहुत अच्छी थी। हमने ग्लोबल स्लो डाउन देखा, हमने वायरस की सिचुएशन देखी, हम अब जो दूसरे कंट्रीज की वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की, वो भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जितने भी इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, वो आपको स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को आपको एनकैश करना चाहिए। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर आपने जितने भी ड्रीम रन वाले हिस्से दिखाए, उन सब के बाद एक बहुत अच्छी गिरावट आई है। अच्छी इसलिए कि भाई वो गिरावट ही मौका देती है खरीदने के लिए, तो उसको आप अच्छी कह सकते हैं। तो अभी यदि आप देखें तो मार्च 2020 के बाद से बाजार में जितनी तेजी आई, उसे भी आप एक तरह का ड्रीम रन कह सकते हैं। चाहे वो 2003 से 7 का जो ड्रीम रन था, उसमें जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बाजार बढ़ा था, और मार्च 2020 से लेकर अभी इस साल हमें जितना दिखा, ये सारी या उस बीच में भी अगर आप 2008 के बाद की गिरावट के बाद जो वापसी हुई और फिर जो 22,000 पार हुआ था, फिर जिस तरह से अच्छी तेजी आई थी, 30,000 तक गई थी, वो सारे ड्रीम रन बताते हैं कि उसके बाद आपको एक बार फिर से अच्छा करेक्शन आता है। और वो करेक्शन कितना हो सकता है, ये आप मुझे बताइए। यदि आप पिछले कई जो उदाहरण आपने सामने रखे हैं, उनमें बताइए कि इस तरह के ड्रीम रन के बाद मिनिमम रिट्रेसमेंट कितना रहा है। राजीव जी, इसका एनालिसिस भी मैंने किया हुआ है। अगर इस एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एवरी 4 इयर्स एक छोटा करेक्शन मार्केट में आता है और एवरी 8 इयर्स एक बड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। छोटे करेक्शन की अगर बात करते हैं, तो छोटा करेक्शन आपका 10% से लेके 20-25% तक हो सकता है, और बड़े करेक्शन की बात करते हैं तो 25% से लेके 50-60% तक का भी होता है। आप अगर बात करें तो 92 में हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, फिर उसके बाद हमें 2000 में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, फिर हमें 2008 में बड़ा करेक्शन देखने को मिला। 2008 के बाद काफी लंबा पीरियड चला और हमें 2019-20 में आके एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। इसके दौरान में हमें छोटे-छोटे करेक्शंस भी काफी सारे देखने को मिले, जो कि हम कह सकते हैं कि 10 से 15%, 20% के करेक्शंस रहे हैं। तो इस बार हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो करेक्शन होगा, ये हो सकता है कि 15 से 20% तक एक्सटेंड हो जाए। उससे ज्यादा का करेक्शन नहीं होगा। एक तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर के अंदर। दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो पोजीशन है इस समय वर्ल्ड में, वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, इंडिया एज ए कंट्री इस समय लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, और पूरी दुनिया का जो देखने का नजरिया है भारत को, वो काफी बदल गया है। तो हमें लगता है कि ये जो करेक्शन होगा, ये शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये करेक्शन माइनर करेक्शन होगा। बड़ा करेक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा, वो हो सकता है 2024-25 में आए, बट उस समय हमें सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है। तो हर 8 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है, विच इज 25% to 50%, और हर 4 साल में एक छोटा करेक्शन आता है, विच कैन बी 10% to 25%। तो अभी जो ये करेक्शन है, ये छोटे करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम हाई से 14-15% का करेक्शन देख चुके हैं, तो 2-4% का और हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट जैसा कि मैंने बोला, रिस्क रिवॉर्ड आपको एनालाइज करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अच्छी कंपनीज में निवेश करने की। कंपनीज के नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और जनरली मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करता हूं।
बट ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से काफी लुक्रेटिव दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा। जी, यहाँ पर यदि मैं देखूं तो एक रिट्रेसमेंट खींचने की मैंने भी कोशिश की है, और वो रिट्रेसमेंट यहाँ आपके सामने अगर रखें तो ये रिट्रेसमेंट है मार्च 2020 के बॉटम 7511 से लेकर के अभी 18604 का जो एक टॉप बना उसके उस टॉप तक का रिट्रेसमेंट है। और उसमें जो आपने जिक्र किया कि यदि छोटा करेक्शन रहना है तो शायद जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल किसी भी इस तरह के बड़े तेजी के बाद जो फॉल आती है उसमें 23.6% का मानते हैं, और वो बन रहा है लगभग 16,000 के आसपास का। तो हम उसके काफी करीब हैं। एक बड़े चार्ट में अगर आप 16,650-60 पर हैं और आपको नीचे 23% का 23.6% का जो रिट्रेसमेंट है वो 15,986 का है, तो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो एक संभावना तो ये हो सकती है कि ये जो 23.6% का रिट्रेसमेंट है इसका सम्मान कर रहे निफ्टी और इसके नीचे न फिसले ज्यादा, थोड़ा बहुत ओवरशूट इसमें होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके नीचे न जाए। लेकिन एक दूसरी संभावना ये बनती है, और वो बनती है कि आप 23.6 पर ना रुके बल्कि 38.2 पर चले जाएं, 38.2% रिट्रेसमेंट, और वो रिट्रेसमेंट आता है 14,366 का। मोटे तौर पे आप मान लीजिए 14,500 14,000 14,500 तक। तो कितनी संभावना, यदि मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी कि भाई ये 16,000 के आसपास ये कहानी गिरावट की रुक जाएगी या 14 14.5 के लिए भी तैयार रहना चाहिए? राजीव जी देखिए, जो ये आप लेवल्स दिखा रहे हैं ये टेक्निकल लेवल्स हैं और फिबोनाची लेवल्स इनको कहा जाता है। मैथमेटिक्स में काफी यूज होते हैं और यूनिवर्सली काफी एक्सेप्टेड फॉर्मूला है ये। हालांकि मैं भी इसको काफी ट्रैक करता हूं, बट फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी बात आप यहाँ पर मैं रखना चाहूँ, सबसे पहली चीज तो ये है कि 16,000 के नीचे की संभावना मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर वैल्यूएशन की भी बात करें तो निफ्टी अपने पीई पर 30 प्लस के लेवल्स पर पहुंच गया था। अब ऑलमोस्ट हम 20 के लेवल पर आ, तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें यहाँ पर मिलता है। और एक ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी में अगर 20 के पीई पर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका इकोनॉमी 8% 9% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो हम काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो वहां पर बार्गेन डील्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से 16,000 के नीचे किसी भी कोई भी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं लग रही है। यस, हो सकता है करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, बट 14,000 की संभावना अभी नहीं लगती है, अनलेस वी आर गोइंग इनटू ए वर्ल्ड वॉर। चलिए, वर्ल्ड वॉर में तो फिर नीचे कौन सा स्तर आएगा उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस तनाव के चलते ही कहाँ कितना जा सकता है उसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक टिप्पणी है सुधांशु मिश्रा जी की, उस पर नजर डालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट जीडीपी ग्रोथ इज डाउन, सिर्फ 2-3 देश हैं जो सकारात्मक हैं जिसमें भारत भी एक है, तो क्या हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं? यही बात अभी विवेक कह रहे हैं कि भाई हमारी स्ट्रेंथ है इसलिए दुनिया में जो होगा हम तो ठीक रहेंगे। और साथ ही इनका सवाल है कि क्या निफ्टी 11,000 छू सकता है, आपका नजरिया? तो 11,000 तो बहुत दूर की बात है सुधांशु जी, अभी तो विवेक कह रहे हैं आप 16,000 से ही बहुत नीचे मत सोचिए। तो अ, सुधांशु जी का जवाब, सुधांशु सक्सेना जी का यहाँ पर। लेकिन विवेक, एक प्रश्न है मेरा, जो वापस आपका जो चार्ट है अगर हम उस पर ध्यान दें, और वो चार्ट में वापस ले आता हूँ यहाँ स्क्रीन पर, तो इसमें आप मुझे एक बात बताइए, बेहतर रणनीति क्या रहती है कि जब एक ड्रीम रन आया बाजार में, बहुत बढ़िया तेजी आपको दिख चुकी है, और उसके बाद बाजार में किसी भी बहाने से एक बड़ा करेक्शन आना शुरू हो गया है, तो वैसे में करेक्शन जब आपको लगे कि हाँ एक ठीक ठाक करेक्शन हो गया, जैसे आज आप कह रहे हैं कि 15% हो गया लगभग, तो काफी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर वो हो सकता है 50% तक भी चला जाए, कहीं पर वो जैसा 2008 में दिखा था वैसे भी कहानी कभी बन जाती है,
और जब वो कहानी बन रही होती है हमें नहीं मालूम होता है। सही बात ये है, हम बाद में विश्लेषण करते हैं और बड़े समझदार अपने आप को मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस समय वो कहानी बन रही होती है उस समय हम सिर्फ एक आकलन करते हैं, हमें भविष्य मालूम नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में बेहतर रणनीति क्या है कि जब वो आपकी नज़र में एक ठीक-ठाक गिरावट आ गई, वहीं से आप खरीदना शुरू कर दें और फिर मतलब वो होगा कि हाँ, आप बाज़ार को और गिरते हुए भी देखेंगे, फिर कहीं पर एक बॉटम बनेगा, फिर वहाँ से बॉटम बना कर के बाज़ार वापस संभलना शुरू करेगा और फिर नई तेज़ी बनेगी। तो उसमें राजीव जी, मैं यहाँ पर फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करता हूँ। 3 मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका विवेक, मैं अपना सवाल पूरा कर लेता हूँ, फिर आप उसमें इस चीज़ को ज़रूर जोड़िएगा और आप उसको टेक्नो फंडा तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि बेहतर क्या है कि जब ठीक-ठाक गिरावट आ गई है, उसी समय से खरीदारी शुरू कर दीजिए, टुकड़े-टुकड़े में करते रहिए, हर गिरावट पे और खरीदिए, वापस संभलने लगे, फिर अपनी खरीदारी बढ़ा लीजिए। तो उस तरह से जो नीचे वाला पूरा कर्व है, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। मतलब नीचे का पूरा कर्व जितने महीने तक चले, आप उसमें हर नीचे के स्तर पे थोड़ा-थोड़ा खरीद करके फ़ायदा उठा सकते हैं। भविष्य में जब तेज़ी आएगी, तो आपको उस हर स्तर का एक बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा। या आप कन्फर्मेशन की वेट करें कि नहीं, पहले ये गिरावट का साइकिल कन्फर्म हो जाए, बॉटम बन जाए, वो कन्फर्म हो जाए। बॉटम के बाद वापस बाज़ार ने नई तेज़ी शुरू कर दी है, वो हम कन्फर्म कर दें। उसके बाद फिर जब आप पैसा लगाएँगे तो आपको रिटर्न बड़ी जल्दी मिलेगा और बहुत तेज़ मिलेगा। तो वहाँ पर आपका परसेंटेज गेन जो है, वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है बहुत कम समय में। दोनों में से कौन-सी रणनीति आपके हिसाब से बेहतर है? राजीव जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आपने बात कही कि फंडा टेक्नो के हिसाब से मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, जो मार्केट्स चलती हैं वो 3 फैक्टर्स पर चलती हैं मेनली। सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की बात करें तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी ठीक दिख रहे हैं, मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल पर भी। कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फंडामेंटल्स ओवरऑल ठीक है। वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं था निफ्टी जब 18,000 के लेवल पर था, लेकिन 16,000 के लेवल पर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का भी काफ़ी कंफर्ट आ गया है। हम 18-20 के पीई पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वैल्यूएशन का भी कंफर्ट मुझे लगता है। दूसरी चीज़ आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की सिचुएशन हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा-सा लिक्विडिटी टाइटनिंग शुरू हो गई है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होने वाले हैं, यूरोप में भी थोड़ा-सा टाइटनिंग शुरू हो गई है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा लिक्विडिटी के कंसर्न्स हो सकते हैं और उसकी वजह से लगातार हमने एफआईआईज़ की सेलिंग पिछले 2 महीने, 3 महीने में देखी है। बट हमारे डोमेस्टिक फ्लोज़ इतने स्ट्रॉन्ग है कि एफआईआईज़ जितना बेच रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स उतना ही खरीद रहे हैं। तीसरी बात आती है सेंटिमेंट्स की। सेंटिमेंट्स में अगेन मैं कहूँगा कि इंडिया को लेकर जो सेंटिमेंट है पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत पॉजिटिव है। द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया। एक इकोनॉमी जो इतने बड़े साइज पर चल रही है और 8-9% के हिसाब से ग्रो कर रही है। ब्रिक्स कंट्री के अंदर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूएन नेशंस में हमारी मेंबरशिप के लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, बट लिक्विडिटी को लेकर थोड़े से कंसर्न बने हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स को लेकर थोड़े से कंसर्न बने हुए हैं। तो उस चीज़ को हमें माइंड में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। मैं एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, जो जनरली मैं भी काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला हिस्सा जो आपका होगा वो होगा 40% का और बाकी के 4 हिस्से आप 15-15% के रख सकते हैं। तो मार्केट में जो करेक्शन हुआ है 15% का, यहाँ पर आप अपना 40% इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी का जो पैसा बचा है, हर 5 से 7% करेक्शन पर उसको ऐड करते जाइए अगर मार्केट में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, बट अगर आता है तो आपके हाथ में लिक्विड होना चाहिए। तो 40% इन्वेस्टमेंट आप इन लेवल्स पर कर सकते हैं। फर्दर करेक्शंस में धीरे-धीरे करके आप एक्युमुलेट करिए, लेकिन अपॉर्च्युनिटी मत छोड़िए। अगर आप अभी कुछ भी नहीं खरीदते हैं और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, तो आपको ये लगेगा कि एक अपॉर्च्युनिटी और थी जो हमने मिस कर दी। तो अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करना है आपको, 40% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कीजिए और फर्दर अगर फॉल आता है तो हर 5% फॉल पर आप अपना 15% ऐड करते जाइए। जैसा कि आपने कहा कि अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमने जल्दी निवेश कर दिया और हमारे निवेश की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई।
तो इस सिचुएशन में आपकी एक तरह से ये एसआईपी हो जाती है और आपको काफी अच्छे बार्गेन डील्स मिल जाएंगे, काफी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने सलाहकार की सलाह भी लें, उससे फायदा ये मिलता है कि जब मार्केट चलता है, अच्छी कंपनीज ज्यादा चलती हैं, खराब कंपनीज कम चलती हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज हैं, तो वो गिरने के टाइम में गिरती कम है, चलने के टाइम में चलती ज्यादा है। तो आपको पोर्टफोलियो अपना अच्छा रखना है, किसी भी अच्छे निवेश सलाहकार से सलाह लेकर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और आपको वही नीति फॉलो करनी चाहिए। जी राजीव। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सोमेश, माफ करिए विवेक, हमारे कार्यक्रम में सोमेश अक्सर जुड़े रहते हैं, तो उनका नाम आ गया। कल उनके साथ जुड़ेंगे। अब विवेक, यहाँ पर एक प्रश्न है अमरीश शर्मा जी का कि मल्टीपोलर विश्व में शीत युद्ध की आशंका कितनी है। इसकी बातचीत अभी मैंने ये सवाल मैंने भी आपके सामने रखा था कि भाई शीत युद्ध तो अब चलेगा, एक तरह से आगाज हो ही गया उसका, तो वही प्रश्न फिर से दर्शकों की ओर से घूम करके आ रहा है। तो शीत युद्ध के बीच में मतलब दिक्कतें तो आती रहेंगी ना? राजीव जी देखिए, दिक्कतें आती रहेंगी, बट अगेन वहीं पे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। और शीत युद्ध मुझे लगता है कि ये अगर होता है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। तो इस तरह के शीत युद्ध ये एक तरह का समझौता है। तो आप काफी सारे पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, तो इसका जवाब आप मेरे से बेहतर दे सकते हैं। बट मैं मानता हूं कि जैसे मैंने भी आशंका जताई है कि छोटे छोटे युद्ध अभी चलते रहेंगे अगले 1-2 साल तक, जिस तरह की ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है। बट भारत के लिए डेफिनेटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर क्रिएट। जी। अब अवसर तो आएंगे, उन अवसरों का फायदा कहाँ उठाना है, कैसे उठाना है? आप शेयरों का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन नजर कहाँ रहेगी बाजार के किन हिस्सों पर, किन क्षेत्रों पर, किस थीम पर, इस बारे में तो आप बता सकते हैं। देखिए, 2-3 क्षेत्रों की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी स्पेंडिंग बढ़ गई है गवर्नमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि स्पेंडिंग कंटिन्यू रहेगी और वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो सीमेंट में काफी अच्छा निवेश मुझे लगता है कि किया जा सकता है। मेटल्स के अंदर आप देख सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, स्पेशली जो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स सेगमेंट में काम करती है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। दूसरा सेक्टर जो मेरा पसंदीदा सेक्टर है इस समय पर, वो है आईटी। आईटी के अंदर जो कंपनीज लेटेस्ट इनोवेशंस पर काम कर रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि टीसीएस एक कंपनी है। ऑल्दो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है टीसीएस पर, बट लंदन ओलंपिक्स का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, तो उनके लिए एक नया एवेन्यू ओपन हो जाता है कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी वो बन जाती है। तो जो कंपनीज नए नए एवेन्यूज में काम कर रही है और नए नए बिजनेस एरियाज ओपन कर रही है, तो आईटी के अंदर मुझे काफी संभावनाएं नजर आती हैं और आईटी में स्पेंडिंग आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से भी और सर्विस सेक्टर की तरफ से भी काफी बढ़ेगा। तीसरा जो सेक्टर मुझे नजर आता है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन में अगर आप इंडिया की पब्लिक की ही बात कर लें, तो लाइफस्टाइल काफी चेंज हो रहा है लोगों का। जैसे बाहर से खाने की काफी चीजें बढ़ गई हैं, घूमने फिरने की काफी चीजें बढ़ गई हैं, तो मुझे लगता है टूर्स ट्रेवल इंडस्ट्री की तरफ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कंपनीज एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कंपनीज की तरफ आप देख सकते हैं। तो वो एक सेक्टर है जो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। और लास्ट सेक्टर में ऐड करना चाहूंगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो 2015 से लेके 2021 तक एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और काफी स्ट्रगल किया है इस सेक्टर ने। और मुझे लगता है कि इसमें काफी सारी कंपनियां बंद भी हुई हैं, काफी सारे केसेस भी हुए हैं। और ये सेक्टर अगले साल से दोबारा से रीवैम्प होगा और इसमें जो कंपनी सरवाइव कर गई हैं, उनका बहुत अच्छा ग्रोथ रेट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग की डिमांड काफी है और ये रहेगी भी आने वाले समय में। जिस तरह का आजकल लोगों का लाइफस्टाइल है, हर कोई चाह रहा है कि हम अपने घर में रहें, तो रियल एस्टेट सेक्टर इज अनदर सेक्टर व्हिच वी आर लुकिंग एट। सो टू सम अप, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, देन लाइफस्टाइल सेक्टर एंड कंजम्पशन सेक्टर, तो ये सेक्टर्स की तरफ हम लोग देखें। जी। एक प्रश्न दर्शकों की तरफ से है, निरंजन अग्रवाल जी का प्रश्न है कि पावर और ग्रीन एनर्जी, इन पर आपकी राय क्या है?
सर देखिए, अभी मेरा इस पर रिसर्च चल रहा है। मैं कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम करता हूँ, तो ये सेक्टर मुझे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिया गया है रिसर्च करने के लिए। पावर को लेकर काफ़ी सारे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लेकर आने पड़ेंगे, वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएँ हैं जो कि चल रही हैं। इवन अगर आप बैटरी व्हीकल्स की बात भी कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, तो उसको लेकर अभी तक असमंजस में है सिचुएशन। बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, जब तक उसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं आ जाती है। तो पावर सेक्टर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ सिलेक्टिव कंपनीज़ हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं, बट ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता है। हाँ, ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ डेफिनिटली अ सेक्टर इन डिमांड, और आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और एज़ एन इंडस्ट्री अगर बात करता हूँ, तो जैसे आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ हमने 95 से 2005 में देखा है, वैसा ही ग्रोथ हम ग्रीन एनर्जी में आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर देख सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी डेफिनिटली एक सेक्टर है जिसकी तरफ देखा जा सकता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट। जी, जब ग्रीन की बात होती है तो साथ में ईवी का भी ध्यान में आ जाता है। जी, ईवी को लेकर देखिए, राजीव जी, मैं थोड़ा और क्लैरिटी चाहता हूँ गवर्नमेंट से। ईवी को लेकर गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, बट अभी तक कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आया है, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स उतने सिंसियर नहीं दिख रहे हैं जितने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिख रहे हैं या बाकी सेक्टर्स को लेकर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ईवी पर थोड़ा और क्लैरिटी अभी आना बाकी है। मैं थोड़ा उसमें अभी इंतजार कर आप कह रहे हैं ईवी पर सरकार के प्रयास आपको बहुत मतलब उतने एकदम गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जब तक वो सब्सिडी एट दे रही है मार्केट सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। जो आपकी पहले से एस्टेब्लिश तेल कंपनियां हैं वो अपने पेट्रोल पंप्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गई हैं। काफी काम हो रहा है अब तो। ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है राजीव जी। अगर आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ भी गए हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया में अगर आप बात करें तो 6-7% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हो भी गए हैं। बट वो भी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक, छोटे शहरों में अभी तक नहीं पहुँचा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तो मेट्रो सिटीज़ ही डेवलप हो जाएँ। मैं नोएडा जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, यहाँ पर भी अगर आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ढूँढना हो तो काफ़ी कम स्टेशंस आपको मिलेंगे। तो घर से काफ़ी दूर आपको जाकर चार्जिंग करनी पड़ेगी। और घर से आप इन व्हीकल्स को चार्ज कर लें, उस तरह का मुझे लगता है कि अभी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हैं। आने वाले समय में हो जाएँगी, वो कह नहीं सकते, बट अभी मेरा कॉन्फिडेंस इस सेक्टर पर नहीं है। जी। और एक सवाल है महादेव मंडल जी का, ये पूछ रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र कैसा लग रहा है? आपने तमाम क्षेत्रों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र, इस पर तो स्पष्टीकरण एक आना चाहिए कि कैसा लग रहा है भविष्य के लिहाज से। देखिए, इसमें भी मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ। अगेन मैं यही कहूँगा कि कुछ कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले हैं। इवन कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी सारे बंद भी किए हैं, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। येस बैंक की बात करें, येस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था, वहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। उसके बाद फिर मैं बहुत क्लियरली नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ओवरऑल आप देखें तो बैंकों में बड़ा सिलेक्टिव होकर आपको चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है अभी। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न का पोटेंशियल मुझे लगता है कि बहुत कंपनी स्पेसिफिक होकर आपको चलना पड़ेगा। जी। और सुधांशु सक्सेना जी की नज़र एलआईसी आईपीओ पर भी है। इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, तो क्या डीमैट क्षेत्र जो है वो इस बड़े आईपीओ का फायदा उठाने वाला है, और क्या उसके लिए डीमैट क्षेत्र के शेयरों पर नजर रखी जाए? क्या ये देखिए, संभावना दिखती है, या वहां पहले ही कहानी बहुत भुना ली गई है? देखिए, अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, और जो फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विसेज में जुड़ी हुई कंपनीज हैं, स्पेशली जैसे जो डीमैटेरियलाइजेशन की कंपनीज हैं, या जो आईपीओ प्रोसेसिंग में काम करती हैं, या जो कंपनीज आपकी ऑपरेशंस की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए काफी अच्छा स्कोप अभी बना हुआ है। अगर कोरोना से पहले की बात करें तो पूरे भारत में केवल 3 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, जो नंबर अभी 7 करोड़ तक पहुंच गया है, विच इज ऑलमोस्ट more than double in last 3 years, and this number is expected to reach 20 crores in next 7 to 8 years. So 2030 तक हमारे पास 20 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे, और उनकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है एवरेज
डीमैट अकाउंट की वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए नंबर्स तो आप देख ही रहे हैं, नंबर्स के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पर डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है और उसमें कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस की तरफ देखा जा सकता है, एक्सचेंजेस का ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहा है, कंपनीज जो इस क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डीमेटेरियलाइजेशन सर्विसेज हो गई, ऑपरेशन सर्विसेज हो गई, उसकी तरफ देखा जा सकता है। एलआईसी के आईपीओ की अगर बात करूं तो एलआईसी का आईपीओ डेफिनेटली एक ड्रीम आईपीओ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट इसको काफी अच्छे से बुनाना चाहती है, और वैल्यूएशन भी जो दिए गए हैं वो मुझे लगता है कि अभी तक जो बात आ रही है लगभग 13 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आईपीओ एलआईसी की आने की उम्मीद है। तो अगर 13 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आता है, मुझे लगता है कि ये काफी फेयर वैल्यूएशन होगा, और अच्छा वैल्यूएशन हम जो एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी वो समथिंग अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास कर रही थी। लेकिन अगर 12-13 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर भी एलआईसी का आईपीओ आता है तो इट कैन बी ए लुक्रेटिव आईपीओ, और गवर्नमेंट हर तरीके से एलआईसी के इन्वेस्टर्स हों, चाहे एलआईसी के एम्प्लॉइज हों, एलआईसी से जुड़े हुए लोग हों, सबको इन्वॉल्व करना चाहती है इस आईपीओ के अंदर। तो मुझे लगता है कि निवेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में दोबारा से एक स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। जी, एक मीम चल रहा है जिसमें मोदी जी यूक्रेन को फोन पे बोल रहे हैं, अरे भाई थोड़ा सा तो रुक जाते, एलआईसी का आईपीओ निकालना था अभी। देखिए एलआईसी के आईपीओ पर इन सब चीजों का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। एक तो एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस की वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के अंदर आती है। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट भी बहुत केयरफुल है इस बार कि अगर एलआईसी का आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो डिस इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के पास खुल जाएंगी। ऑयल कंपनीज को लेकर गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, रेलवे से रिलेटेड कंपनीज को लेकर प्रयास कर रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। तो एलआईसी का सक्सेसफुल होना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस इतना ज्यादा है इस आईपीओ के ऊपर। अगर एलआईसी का आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में काफी बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर कर सकती जी, एक सवाल आया है वीके अग्रवाल जी की ओर से, और वो पूछ रहे हैं कि टेलीकॉम क्षेत्र पर आपकी राय क्या है। टेलीकॉम क्षेत्र घनघोर प्रतिस्पर्धा वाले युग से निकल करके एक तरह से डियोपोली या ट्रियोपोली जैसी सिचुएशन में, मतलब सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी और उनके बीच में मतलब आपसी समझदारी, तो एक तरह का एकाधिकार ही आप मान लीजिए, वैसे स्थिति में आ चुके हैं। प्राइसिंग पावर वापस इनके पास लौट चुकी है और उसका अच्छा खासा फायदा ये लोग उठा भी चुके हैं। तो ऐसे में टेलीकॉम क्षेत्र है। राजीव प्राइस जी, वर्सेस अपॉर्चुनिटी। मैं न्यूट्रल हूँ इस सेक्टर पर। मुझे मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जिस नहीं क्षेत्र लगता। की प्राइसिंग पावर लौट चुकी है उसको लेकर न्यूट्रल रहने का कारण? न्यूट्रल रहने का कारण ये है, अगर टेलीकॉम सेक्टर आप 2005 से अब तक उठाकर देख लें, ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है हर 2-4 साल में कोई बड़ी समस्या इसके सामने आ गई है। अब वो समस्या कुछ भी हो सकती है। अभी 5G को लेकर गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम आने वाला है। उसमें कौन-कौन ऑक्शन करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग होने वाली है, उसको देखना पड़ेगा। हो सकता है कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाना पड़े टेलीकॉम कंपनीज को, उसको लेकर उनको लोन्स लेने पड़े, तो बैलेंस शीट में थोड़ा-सा दोबारा से हो सकता है खराब हो जाए। फिर 5G के बाद 6G की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। तो इस सेक्टर को लेकर थोड़ा-सा मुझे अभी भी कम्फर्ट नहीं आता है। ऑल्दो मैं नेगेटिव भी नहीं हूँ, बट आई एम न्यूट्रल ऑन दिस। जी, चलिए, तो कुल मिलाकर के बाजार के लिए एक अच्छी आशावादी सोच, और इसी अच्छी आशावादी सोच पर ही राजीव बंसल जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि इस अच्छी आशावादी सोच में कहाँ पर सचेत होना है, या खतरे के निशान क्या होंगे? तो ये खतरे के निशान जो हैं, या तो आप घटनाओं के रूप में भी देख सकते हैं विवेक, कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर जितना सोचा था उससे अलग कुछ फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। या बाजार के स्तरों के लिहाज से कोई ऐसा निशान कि भाई इसके नीचे चला गया बाजार तो मुझे लगेगा कि नहीं, शायद मेरे विश्लेषण को फिर से देखने की जरूरत है। देखिए, वो तो अभी हमें रिव्यू करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम राजीव जी। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि छोटे-छोटे वॉर के सिचुएशन कई जगह पर बने हुए हैं। अगर वो होता है तो डेफिनिटली ये थोड़ा-सा टाइम पीरियड कंसोलिडेशन का लंबा हो सकता है। बट हम यहाँ से कोई बहुत बड़ा करेक्शन इंडियन मार्केट में देख लेंगे, जैसे कि किसी ने अभी सवाल भी पूछा था कि निफ्टी पर 11,000 आने के क्या चांसेस हैं, वो केवल वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं, में वो हो सारी सकता है। चीजें ठीक है कि आज की तारीख में हमारा ये विश्लेषण है, लेकिन हम एक खतरे का निशान, मतलब कि उसके आगे जाकर के हमें अपने पूरे इस
नजरिए पर दोबारा समीक्षा करनी पड़ेगी, वो घटना के लिहाज से या मार्केट लेवल के लिहाज से कहाँ रखेंगे आप? आपने एक लेवल दिया था अभी थोड़ी देर पहले 38.2% का निफ्टी पर, तो उसी लेवल को आप एक स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं। अगर उसके नीचे बाजार जाता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि हम थोड़ा सा मतलब लंबे, 14,000 मान लें मोटा मोटी। हाँ जी बिल्कुल, आप उसी लेवल को मान सकते हैं। अगर उसके नीचे हम किसी भी वजह से चले जाते हैं तो कंसोलिडेशन का पीरियड लंबा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और मौकों की जो हम बात कर रहे हैं वो मौके थोड़ा सा कम हो जाएंगे। जी, दरअसल टेक्निकल में ये माना भी जाता है कि जब तक किसी भी तेजी का 38.2% रिट्रेसमेंट जो है, 38.2% वापसी जो है, वहां तक बाजार गिरे तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसको माना जाता है कि वो बुल रन जो है वो आगे जारी ही है, कंटिन्यू कर रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तब फिर माना जाता है कि हाँ, बुल रन पर कहीं कुछ खतरा आया है, उससे पहले नहीं मैं माना जाता है। चलिए। मैं भी मानता हूँ राजीव जी, आपके साथ हूँ इस चीज में। बट अभी जी। भी मैं यही कहूंगा कि हमें अपने इंडेक्सेस को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हम एक गोल्डन पीरियड से निकल रहे हैं। बहुत कम वर्ल्ड में ऐसे अवसर आते हैं जब आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोथ रेट पर ग्रो कर रही हो, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही हो, आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा हो, स्टार्टअप्स में बहुत बड़े स्केल पर फंडिंग आई हो, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आपके कंट्री में आ गए हों, आपके पास सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट हो, तो मुझे कोई फंडामेंटल कारण नजर नहीं आता है कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जाए। तो मुझे लगता है कि जी। अगर कोई पोजीशन आता है तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टॉप लॉस मानना चाहता है तो 38.2% का जो लेवल आपने दिया है उसको एज ए स्टॉप लॉस मान के चल सकते जी, बिल्कुल। तो हम लोगों की घंटे भर से बातचीत हो चुकी है विवेक, अब इस बातचीत को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। अंत में कोई डिस्क्लेमर या स्पष्टीकरण आप अपनी ओर से देना चाहेंगे? वैसे कोई स्टॉक स्पेसिफिक हमने ज़्यादा बात की नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो रेगुलेटरी तौर पर ज़रूरी डिस्क्लेमर है, वो क्या होगा आपका? हैं। देखिए डिस्क्लेमर यही है, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेनर हूँ और मैं काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए रिसर्च का काम भी करता हूँ, बट मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। और अगर मैंने इस शो में कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी है तो उसको मेरी रिकमेंडेशन ना माना जाए। मैं इकोनॉमी पर ही चर्चा करना पसंद करता हूँ और मेजरली इंडेक्स के बारे में ही बात करना पसंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। राजीव जी, मुझे के लिए, और आने वाले समय में भी हम चर्चा करते रहेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विवेक, आपने समय निकाला और फिर हम आशा करते हैं कि जल्दी ही फिर से आप समय निकालेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और जो दर्शक हमें लाइव देख रहे थे उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आगे हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनका भी बहुत धन्यवाद और सभी से हमारा ये अनुरोध है, आग्रह है कि यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे हमारा आपके साथ नियमित संपर्क बना रहे। तकनीक के दौर में ये हमारे आपके जुड़े रहने का यह एक तरीका है, तो इस तरीके पर हम लोग चलें तो बेहतर है। आप हमारे इस वीडियो को, इस चर्चा को यदि अच्छा लगा तो फिर अपने मित्रों परिचितों के बीच भी साझा करें, लाइक करें। ये सब तरीके हैं जिससे आपके दोस्तों मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और हमारी भी पहुँच उन तक बनेगी। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।